नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर एमसीक्यूज़ की सीरीज आपकी चल रही है और उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको 10 एमसीक्यूज़ करा दिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देखें क्या लिखा है। ए परफेक्ट गैस कंटेन्ड इन ए सिलेंडर। एक परफेक्ट गैस किसी सिलेंडर में भरी है। कह रहा है इन वैक्यूम, कहाँ पर है सिलेंडर, कहाँ रखा है, वैक्यूम में, निर्वात में। इफ़ द सिलेंडर सडनली बर्स्ट्स, यदि अचानक सिलेंडर फट जाता है तो टेम्परेचर ऑफ द गैस है ना, कह रहा है रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, जीरो हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो क्या रहेगा, तो देखो सडनली एक वर्ड आया है, सडनली। तो सडनली का मतलब है जो चेंज है ना, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है वो इतना तेज़ हो रहा है, इतना जल्दी हो रहा है कि उसमें हीट का एक्सचेंज करने के लिए टाइम नहीं रहेगा, है ना। टाइम इतना कम है, प्रोसेस इतना सडन है, अचानक है कि उसमें हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच, है ना, निर्वात वो वातावरण और निकाय के बीच कोई भी एक्सचेंज हीट का नहीं होगा, तो डी क्यू जीरो रहेगा, ठीक है। और चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, बाहर से कुछ प्रेशर लग रहा है, इस सिलेंडर पे नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो डी डब्ल्यू बराबर होता है पी इंटू डी वी। तो पी जीरो है तो डी डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। और आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं क्या होता है, डी क्यू बराबर है डी डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डी क्यू भी जीरो, डी डब्ल्यू भी जीरो प्लस डी यू, तो डी यू बराबर क्या है, जीरो। यानी इंटरनल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट। इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का, मैंने बताया था। इंटरनल एनर्जी जब कांस्टेंट है ना, तो बताओ टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने होगा। कह रहा है डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। यानी जो डेल्टा क्यू है ना, डेल्टा क्यू वो कह रहा है हीट है, कौन सी, जो सप्लाई टू द सिस्टम, सिस्टम को सप्लाई की जा रही है। एंड डेल्टा डब्ल्यू क्या है, आपको पता ही है, वर्क डन है। क्या है, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, तो लिखा है ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम पर, निकाय पर किया जा रहा है, रेस्पेक्टिवली, क्रम से है, ठीक है। तो देन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन एज, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हो, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, है ना। डेल्टा लिख लो, डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे याद रखेंगे एक्सप्रेशन को। देखो इसी से क्वेश्चन बन गया कि क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी हो जाएगा। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, आगे पीछे करके लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसके बाद देखो 13th क्वेश्चन। 13th में कह रहा है फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो फ्री एक्सपेंशन है ना, क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो फ्री एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन होता है ना, जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो, एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो, है ना, मतलब चेंज इन हीट जीरो, और ना ही जिसमें कोई वर्क डन हो। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस या द एक्सपेंशन इन विच, प्रोसेस में हो सकता है, तो द प्रोसेस या द एक्सपेंशन इन विच देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एंड नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, बताओ क्या है, आपको याद हो गया होगा। डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डी की आदत मुझे पड़ रही है तो डी लिख लो।
तो डी क्यू डेल्टा क्यू कितना है 0, डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू कितना है 0, तो डी यू बताओ जी, डी यू भी कितना आया 0। इसका मतलब है फ्री एक्सपेंशन में जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहती है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, क्या दे रखा है फ्री एक्सपेंशन में कौन सा ट्रू है, तो पहले ही ट्रू हो जाएगा डेल्टा क्यू 0, डेल्टा डब्ल्यू 0, क्यू और डब्ल्यू चाहे डेल्टा हटा के बात करें तो क्यू और डब्ल्यू 0। ठीक है, और डेल्टा ई इंटरनल बराबर 0, इसे जो है ना ऐसे लिख रखा है डेल्टा ई इंटरनल। ठीक है, डेल्टा डी की जगह डेल्टा, यू की जगह ई, मतलब यू की जगह ई इंटरनल, सिंबल बदल दिया बस, तो ये 0। ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है, द थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ ए गैस, किसी गैस की जो थर्मोडाइनमिक स्टेट होती है ना, इज एक्सप्रेस्ड प्रदर्शित की जाती है किसे यूज करके, तो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स ऊष्मागतिक चर कहते हैं हिंदी में। इसके द्वारा थर्मोडाइनमिक स्टेट को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दाब, आयतन और ताप। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है रेशो ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। ठीक है, तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊं। आइसोथर्मल, पहले तो आइसोथर्मल का मतलब समझ लो। आइसोथर्मल को हिंदी में कहते हैं समतापीय, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, वो कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो कर्व है उसे कहते हैं आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, या इसे आप कहते हो आइसोथर्मल्स। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। और देखो एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, यदि थ्योरी नहीं भी पढ़ी ना तो भी हमसे क्यों समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, इसे समतापीय प्रक्रम। रुद्धोष्म, रुद्ध प्लस ऊष्मा, ऊष्मा का अवरुद्ध हो गई ऊष्मा, यानी हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम। और जब एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो P और V के बीच, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो वक्र होगा, कर्व, उसे कहते हैं एडियाबैटिक कर्व। क्या कहते हैं, एडियाबैटिक कर्व। समझिए, तो एडियाबैटिक कर्व, और इसे एडियाबैटिक्स भी कहेंगे। जैसे आइसोथर्मल्स कहा ना, तो इसे एडियाबैटिक्स कह देंगे। समझिए क्या होता है। अब वो पूछ रहा है इनके स्लोप के बारे में बात कर रहा है। स्लोप, स्लोप यानी क्या बोलते हैं, प्रवणता। स्लोप क्या होती है, प्रवणता। ठीक है जी, तो मैं बता दूं आपको, आइसोथर्मल की जो प्रवणता है, प्रवणता ये स्लोप, वो होती है माइनस का P/V। डेरिवेशन है, ठीक है, डायरेक्ट याद रख लो। और इसकी जो है वो होती है माइनस का गामा इंटू P/V। ठीक है, तो दोनों का रेशो कह रहा है, तो रेशो में एडियाबैटिक्स अपॉन आइसोथर्मल्स करूँ यदि मैं, यानी स्लोप, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक्स अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो क्या आएगा, माइनस का एडियाबैटिक्स की रखो, माइनस का गामा इंटू P/V अपॉन माइनस का P/V।
तो माइनस से माइनस खत्म, P/V से P/V, तो गामा बचेगा। गामा होता है ग्राम अणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ये होती है Cp/Cv। ये विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट, ठीक है, क्लियर है। ग्राम अणु यानी ग्राम मोल्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्राम मोल्स, है ना, ग्राम मोल गैस, है ना, ठीक है। तो इसे स्पेसिफिक हीट का ये रेशो भी है। Cp होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, विशिष्ट ऊष्मा किस पे, स्थिर दाब पर, और यह है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का जो रेशो है वो गामा होता है, ठीक है। तो जो इन दोनों का रेशो है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक्स और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल्स, वो गामा के बराबर होता है, और गामा Cp/Cv के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो कितनी सारी जानकारी मैंने इस क्वेश्चन में आपको दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेट ऑफ मैटर, तो यानी थर्मोडाइनमिक स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की थर्मोडाइनमिक स्टेट को, ऊष्मागतिक निकाय यानी थर्मोडाइनमिक सिस्टम को कौन कौन से पैरामीटर कैरेक्टराइज करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं करता है। तो मैंने बताया था थर्मोडाइनमिक सिस्टम, है ना, के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें आप थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स कहते हो या पैरामीटर्स भी कह सकते हो। और वो मैंने बता दिया आपको कौन होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है। तो कौन सा, वो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो एक देखा ऑप्शन नंबर डी में वर्क, ये नहीं है जी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। लेकिन हमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वर्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, जो जीरोथ लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो मैंने बताया था पहले लेक्चर में, क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने कहा था यदि कोई बॉडी वो देखो भी बताता हूँ, देखो जीरोथ लॉ ये है कि कोई बॉडी ए है वो सी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। कोई बॉडी बी है वो भी सी के साथ किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य अवस्था में है, इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर ताप सेम है। तो कह रहा है ए और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी ए और बी का टेम्परेचर भी सेम होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है ना। तो किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है जी। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वो कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। तो सबको देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। नंबर ए में कह रहा है द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस, जो इंटरनल एनर्जी है वो हर प्रोसेस में बदल जाती है, बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको फ्री एक्सपेंशन का एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने बताया था फ्री एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन होता है जिसमें डेल्टा क्यू भी जीरो है, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो है, और जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो डेल्टा यू भी जीरो आता है, ठीक है। ऐसे ही आइसोलेटेड प्रोसेस भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड प्रोसेस, इसमें भी आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होती है। एक होता है फ्री, हाँ क्या, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कोई सिस्टम बहुत सारी अवस्थाओं से होता हुआ, है ना, जैसे मान लो ए से चला तो बहुत सारी अवस्थाओं से घूमता फिरता दोबारा ए पे आ जाएगा, है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं साइकिल वाला प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम हिंदी में बोलते हैं। इसमें ना इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हुआ, कुछ भी नहीं, पहले जितनी थी इनिशियल वाली और अब जितनी है दोनों सेम है, क्योंकि वहीं आ गया जहाँ से चला था। तो इसका तो डेल्टा यू यहाँ भी कितना होगा, जीरो। तो ऐसा नहीं है, वो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी हर प्रोसेस में बदल जाती है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 ऐसे प्रोसेस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया जिसमें इंटरनल एनर्जी बदलती ही नहीं है। ये फ्री एक्सपेंशन, आइसोलेटेड प्रोसेस, इसे बोलते हैं विलगित प्रक्रम।
और ये साइक्लिक प्रोसेस चक्रीय प्रक्रम है ना, इनमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। तो ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें चेंज होती भी है और ऐसे भी हैं जिनमें नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है बिल्कुल, है ना। ऑप्शन नंबर बी पे आओ, द इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी है और जो एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी तो पता चल गई ना आपको, सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा, और जो एंट्रोपी होती है वो होती है मेजरमेंट, MEASURE, मेजरमेंट यानी माप। किस चीज़ की माप? बिखराव की माप, है ना। बिखराव को कहते हैं रैंडमनेस। ठीक है, बिखराव की जो माप है, इसे अगली यूनिट में पढ़ेंगे हम। तो जो बिखराव की माप है, रैंडमनेस की जो मेजरमेंट है, उसे कहते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है कह रहा है आर स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है और इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। तो मैं पहले आपको बता दूं स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। भैया स्टेट फंक्शन मैंने बताया था कि एक तो होते हैं पाथ डिपेंडेंट, एक होते हैं स्टेट डिपेंडेंट। तो जो फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, रास्ते पे, मैंने बताया था वो हीट था और वर्क था, बताया था ना। और पाथ इंडिपेंडेंट में इंटरनल एनर्जी बताया था, टेम्परेचर भी बताया था पिछले लेक्चर में। तो जो पाथ डिपेंडेंट है वो Q और W है, पाथ इंडिपेंडेंट जो है T है ना, U इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। पाथ इंडिपेंडेंट जो है वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, है ना, कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है ना। तो वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए वो स्टेट फंक्शन होते हैं। और वो एंट्रोपी भी है U, और वो गलत बोल गया, वो इंटरनल एनर्जी भी है U और वो एंट्रोपी भी है S। ठीक है, S फॉर एंट्रोपी। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो कोई गैस एक्सपेंड हुई, A स्टेट से B स्टेट में चली गई। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो क्या हो रहा है, स्टेट ये अंतिम और प्रारंभिक दोनों स्थितियों पे डिपेंड कर रही है। अब वो जो एक्सपेंशन हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो या बहुत स्लो हो, यानी जो रास्ता है, रास्ता में तरीका कि तेज़ी से हो रहा है या स्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करती है ये इंटरनल एनर्जी। वो डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। तो वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, पाथ पे डिपेंड करती तो पाथ डिपेंडेंट हो जाती। ऐसे ही एंट्रोपी है, एंट्रोपी में मान लो एंट्रोपी भी स्टेट चेंज से रिलेटेड है। रैंडमनेस कितनी है, मान लो कोई आइस है और वो वाटर में बदल गई पिघलकर। अब वो आइस से वाटर में बहुत तेज़ी से बदले, बहुत स्लो बदले, इस बात से मतलब नहीं है, रास्ते से मतलब नहीं है, पाथ से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, स्टेट से, कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। तो एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी सी और डी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। एंट्रोपी में जो चेंज है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये गलत बात है, एंट्रोपी में चेंज जो है जीरो हो सकता है कब, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर है -273 वाला, उस पर ये एंट्रोपी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल के लिए। एंट्रोपी के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रख लो। और डी ऑप्शन में कह रहा है द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता है, उसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो वर्क डन जीरो नहीं होता, हीट एक्सचेंज यानी डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो वो गलत है ना, तो ये भी गलत है। वो कह रहा है जीरो हो जाती है एंट्रोपी, नहीं जीरो नहीं, क्या कहता, द चेंज इन, हाँ वो कह रहा है जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो नहीं हो सकती, नहीं जीरो हो जाती है। इसमें कह रहा है वर्क डन जीरो होता है, नहीं, चेंज इन हीट जीरो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चारों ऑप्शन मैंने बता दिए, चारों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। इसके बाद आओ 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम इफ़ दे हैव। ये तो मैंने बताया, कोई भी दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगी कब, जब उन दोनों का टेम्परेचर कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है,
कोई भी दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगी उसमें साम्यावस्था में जब उनका टेम्परेचर सेम होगा, और उल्टा भी है, जब दोनों किन्हीं दो बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा तो वे दोनों किस में होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कब होंगी थर्मल इक्विलिब्रियम में, जब टेम्परेचर सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो कह रहा है द रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, तो मैंने बताया था दो स्पेसिफिक हीट होती हैं, CP और एक होती है CB, है ना। स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उसमें बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, तो दोनों का रेशो पूछ रहा है। रेशो का फॉर्मूला याद रखियो, आगे यूनिट में आएगा वैसे तो 1+2/F। ठीक है, आगे आएगा वैसे तो, यहाँ पता नहीं क्यों दे दिया। F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हालांकि 11th में पढ़े होंगे सब चीज़ें। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र की कोटि, इसे F से लिखते हैं। और ये डाई एटोमिक वो मोनो एटोमिक के लिए, जो गैसेस कैसी होती हैं, मोनो एटोमिक, उनके लिए इसकी वैल्यू 3 होती है। मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कोई एटम मतलब कि कोई गैस का मॉलिक्यूल कितने तरीक़ों से मोशन कर सकता है। डाई एटॉमिक के लिए 5 होती है, और ट्राई एटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू 6 होती है। ठीक है, तो कह रहा डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस है, इसका मतलब कितनी वैल्यू आएगी, 1+2/F की वैल्यू 5, तो हो जाएगा 7/5। ठीक है, तो कितना आएगा 1.40। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आज के क्वेश्चन थे आपके, इन्हें है ना आप अच्छे से कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है, कोई और क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।